राजेश बादल भाई साहब, सबसे पहले अच्छा, मेरे एक दर्शक कह रहे हैं कि मखदूम मोहिउद्दीन का नाम जरूर ले लीजिए, बड़े शायर हुए हैं। वो एक्चुअली प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के संस्थापक भी थे। मुझे लगता है कि पढ़े लिखों की बात हम लोगों को इलेक्शन के समय नहीं करनी चाहिए। पढ़े लिखों का अलग से है, उनका इतना सम्मान करना चाहिए कि जब नेताओं की बात करें तो कम से कम पढ़े लिखों को इतना सम्मान तो दे दें कि उनकी बात किसी और दिन करेंगे। राजेश भाई साहब, अब दो चीजें ये बताइए जो मैंने अजय से भी पूछा, लेकिन आपसे, और ये सब एक दूसरे से कह रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ है, वो उनके साथ है, वो अच्छा, हर एक आदमी अपना अपना वो भी दे रहा है। देखो वो ऐसा है, वो उनके साथ उस दिन दिखाई दिए थे, वो उनके साथ वहां बैठे थे, वो मोदी जी के साथ मिलने गए थे। ये जो एक घालमेल हो रहा है कि हर एक आदमी हर एक को कह रहा है कि हर एक चोर है, और मुझे छोड़ के बाकी देखो तीनों चोर मिल गए हैं, दोनों चोर मिल गए। एक तो मैं इस पे आपसे एक चीज समझूंगा। दूसरा, ये जो बीआरएस भी एक मोदी जी और उनमें एक समानता ये लग रही है, और मैं आज किसी को सुन रहा था, पढ़ रहा था कि बीआरएस भी सपने बेचते हैं, और कोई ये कह रहा था कि वो ओवर प्रॉमिस कर दिए हैं और वो सपने बेच के अब वो एक चीज पे उतर आए हैं। बार बार वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। तो राहुल गांधी ने कल कहा, भाई 10 साल से तो तुम हो, कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। उन्होंने कहा, जिस सड़क पे चल रहे हो, जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, जहां पे दवा करा रहे हो, कांग्रेस ने किया। मैं जरा इन दोनों चीजों पे, कांग्रेस ने क्या किया और सब एक दूसरे को कह रहे हैं कि वो उसके साथ मिला है, वो हैंड इन ग्लव्स है, हैंड इन ग्लव्स है, इन दोनों चीजों पे राजेश भाई साहब। ने कभी बहुत बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि वो सपने केसीआर जो है वो सपने बेच रहे हैं। और दरअसल वो तेलंगाना का सपना लेकर के ही तो आए थे। तो तेलंगाना का सपना जो उन्होंने तेलंगाना के लोगों को दिखाया था, 2 चुनाव के बाद अब तेलंगाना के लोगों ने ये मान लिया है कि वो तेलंगाना में सपनों के सौदागर बन के आए थे, और जो सपने उन्होंने दिखाए वो दरअसल साकार नहीं हुए। और जो उनके सामने केसीआर की पार्टी जो आई है उभर के, उस पार्टी में वैसा ही भ्रष्टाचार है जो दूसरी पार्टियों के सरकारों में रहा, वैसा ही पारिवारिक कुनबे का जो अपना जो प्रभाव होता है, वैसा ही सामंती असर है जैसा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों में होता है। जनता की समस्याएं और दक्षिण भारत की जो अपना चरित्र है, उस चरित्र के मुताबिक जो उनकी अपेक्षाएं होती हैं वहां के मतदाता की, उन पर केसीआर का कोई ध्यान हुआ नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मोहभंग जैसी स्थिति में पहली बार तेलंगाना का मतदाता अपने आप को महसूस कर रहा है। दूसरी बात यह है कि देखिए, थे तो वो पहले कांग्रेस में ही, तो जो वोट बैंक गया है, वो जो कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो श्रीमान आप तो पहले कांग्रेस में ही थे कहां आप पहले? तो अगर नहीं किया तो भी आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, और अगर 10 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, सत्ता में हैं, तो भी आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बार 2 बार के चुनाव के बाद जो मोह हुआ है, और चूंकि वो कांग्रेस का वोट बैंक चुरा करके अपने पास ले गए थे, तो अब वो भयभीत हैं। तो जो आपने कहा है कि वो एक दूसरे पर जिस तरह से जो आरोप लग रहा है, वो उसी का नतीजा है कि वोट बैंक खिसकने का एक डर जो होता है, वो डर भी काफी बड़े हद तक इसके पीछे काम करता है। उन्हें ये भय है कि ये वापस कहीं कांग्रेस के पास ना चला जाए, और उसका आधार है। आधार ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिला था, उस समर्थन ने काफी हद तक लोगों की जो जो जन भावना, जन धारणा, उसको बदलने में काफी योगदान किया था, मदद की थी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने इस बार, आपने देखा होगा, मैंने पिछले 2 चुनाव देखे थे, और 13 और 18 में हुए थे, तो तेलंगाना में कांग्रेस अपने आंतरिक संघर्षों और द्वंद्व से काफी कुछ उनका सामना कर रही थी। जैसे मैं कहूं कि 18 का जब हुआ था तो राहुल गांधी सत्ता में पार्टी के प्रेसिडेंट थे, और उस वक्त जो उन्होंने कुछ काम कर पाए थे, नए तरीके से कर पाए, कुछ करना चाहते थे, उनके अपने लोगों को पार्टी में नहीं ला पाए थे, और इसी बीच में चुनाव सिर पे आ गए। तो 3 राज्यों में तो उन्होंने निश्चित रूप से सरकारें बदल दी थी, बीजेपी को हटा दिया था। तेलंगाना में ऐसा नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार जब उन्होंने, और प्रियंका गांधी का जो कैंपेन है, मैंने दोनों चुनावों की तुलना में देखा कि इस बार बहुत ही आक्रामक और सुनियोजित ढंग से उनका कैंपेन कांग्रेस का नजर आया है, बनिस्बत ये आप टीआरएस कह लें, बीआरएस कह लें,
जो भी उनकी पार्टी की तुलना में। अब भारतीय जनता पार्टी जो तीसरी पार्टी हो सकती है, या एआईएमएम जो हो आप कह रहे हैं जो हो सकती है, लेकिन इनके साथ अभी जनाधार उस तरह का नहीं रहेगा। वोट काटने के लिए बीजेपी का वोट परसेंट शायद पिछली बार आपने बताया था शायद 2% था, कितना था, और एआईएम टू का पॉइंट 7% आपने बताया था, नहीं, बीजेपी 7% बीजेपी का 3% वोट, बीजेपी का भाई साहब 6.98%, 6.7% था बीजेपी का। 6.9 और जी, और उसमें 7 सीटें थी, उनका 3% वोट था। तो ये कुल मिलाकर के ये जो मुझे लगता है अपना जनाधार बढ़ाने के चक्कर में निश्चित रूप से ये इशारा कर रहे हैं कि इस बार मेरी नजर में तो तेलंगाना में हंग असेंबली के आसार हैं। लेकिन जब चुनाव हो जाएंगे तो 60 सीटों का बहुमत शायद कांग्रेस हासिल ना कर पाए, तो वो उसको सपोर्ट मिल जाएगा एआईएमएम से, और वो मुझे लगता है सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ सकती है। मैं कांग्रेस को ही क्यों कह रहा हूं, आपके मन में सवाल आया होगा, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है उसने बहुत बुरी तरह से मतदाता बीआरएस से छिटका हुआ है। तो ये जो छिटकना है उसका, उससे जितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो फौरी तौर पर मैं तो यही, कभी इस बार अभी जो स्थितियां हैं, जब जो बिल्कुल ठीक अजय जी ने कहा था कि जून तक कांग्रेस बहुत उसमें मैदान में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन बीते दिनों में जिस तरह से कैंपेन हुआ, कांग्रेस ने स्थिति सुधारी है और वो काफी हद तक कांटे के मुकाबले में है। जी हाँ। राजेश भाई साहब, अब एक दो चीजें आपसे मैं लार्जर क्वेश्चन समझ लूं। वहां पे बीजेपी की एक जो दिक्कत जो मुझे लग रहा है, क्योंकि कई लोग ये पूछ रहे हैं कि जब बीजेपी को पता है कि एक दो सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा तो इतनी ताकत क्यों झोंक रहे हैं। उसका एक पक्ष ये कह रहा है कि जो बीजेपी का अब वोट देश में बट रहे हैं बीजेपी के पक्ष में या बीजेपी के विपक्ष में, इस तरह से मोटे तौर पे देश में वोट का विभाजन हो रहा है। बीजेपी को यह लगता है कि अगर यहां पे कांग्रेस आ गई तो एक सीधे सीधे ऑल्टरनेटिव हो जाएगा जो उसके एमपी मतलब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उसको खराब करेगा। तो शायद उनका जो ले दे के कुछ किसी भी तरह से यह है कि कांग्रेस ना जीते, भले ही बीआरएस की सीटें बढ़ जाएं, क्योंकि जो एंटी बीआरएस वोट है या एंटी केसीआर वोट है, जो एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, जो पिछली बार 47% उनको कुल वोट मिले थे, उससे जो कमी हो रही है अभी ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। और अगर उसमें स्प्लिट हो जाता है तो शायद बीआरएस को या केसीआर को फिर से सरकार बनाना आसान होगा। तो एक तो ये चीज की जो बीजेपी का बार बार ये है कि मतलब वो पूरी जोर इसलिए लगाई है कि कांग्रेस ना आ पाए, उसको ये नहीं है कि बीआरएस आए चाहे ना आए। एक आपसे ये चीज समझनी थी। दूसरा एक चीज ये है कि मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर किसी पार्टी का अपस्विंग जब होता है, जब पार्टी, तो वो अपस्विंग जनरली फिर बढ़ता चलता है। वो जिसको हवा हम लोग नहीं कहते थे, इलेक्शन में बोला था किसकी हवा है किसकी, तो वो कई बार हवा को आंधी बनते हुए हम लोगों ने देखा है। तो अगर लेट कांग्रेस का हवा बह रही है तो वो एडवांटेज कांग्रेस, मुझे तो लगता है एडवांटेज कांग्रेस ही रहेगा, चाहे वो कारपेट बॉम्बिंग करें या कुछ करें, क्योंकि मुद्दा नहीं है कोई वहां पे बीजेपी के पास। राजेश भाई साहब अनम्यूट कर लीजिएगा भाई साहब, अनम्यूट। हाँ हो गया। आपने जो अभी ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी की शायद प्राथमिकता ये हो कि बीआरएस सत्ता में बनी रहे और उसकी चाहे भले ही कुछ सीटें बढ़ जाएं, लेकिन कांग्रेस किसी कीमत पे नहीं आना चाहिए। मैं थोड़ा सा इससे असहमत होना चाह आनंद जी। मेरा सोचना उसमें यह है कि देखिए, जमीन तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये हम जानते हैं। पिछले 2 चुनाव का जो है, इस चुनाव में जो भी उसका वोट होगा और संभवतया अगले चुनाव में भी उसके निर्णायक मत इतने नहीं उसको मिलेंगे कि वो अपनी सरकार बना सके। तो ऐसी सूरत में हमें उन राज्यों को देखना चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी का कमजोर जनाधार रहा है, तो उसने प्रादेशिक दलों या क्षेत्रीय दलों के साथ किस तरह का व्यवहार किया है। मेरा इशारा यह है कि वो चाहेगी कि कांग्रेस की सरकार बन जाए, बीआरएस प्रतिपक्ष में आए
और उसके बाद फिर वो प्रतिपक्ष के साथ मिले अगले चुनाव के लिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ तो मिल नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में वो बीआरएस जब प्रतिपक्ष में आ जाएगी, अभी भले ही केसीआर ने मोदी को किसी तरह से भी आंखें दिखाई हों, शुरुआत में उनके स्वागत के लिए नहीं गए हों और तमाम तरह से मतलब उनको एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ अपमान करने वाला व्यवहार दिखाया हो, लेकिन बाद में तो उन्होंने बदलाव हमने देखा। तो अब जो गणित बनता है कि चुनाव के बाद अगर कांग्रेस सत्ता में आती है और बीआरएस प्रतिपक्ष में आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहीं ज्यादा आसान स्थिति होगी। आप देखिए बिहार में जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया, महाराष्ट्र में जैसे किया था, हरियाणा में जैसे किया था, तो वहां वो उन स्थानीय पार्टियों के साथ मिलके वो जो है अगला चुनाव लड़ेगी और तब अपनी जमीन नए सिरे से वो खंगालेगी, खोजेगी, तैयार करेगी। और ये एक अलग बात है कि हर क्षेत्रीय दल जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक चुनावी तालमेल करता है और बाद में उससे वो छिटक जाता है, बिदक जाता है। लेकिन अगले चुनाव के लिए देखिए, ये मेरा अपना सोचना है कि शायद ये बीआरएस का कमजोर होना, प्रतिपक्ष में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए अधिक अनुकूल है, उपयोगी है। दूसरी बात यह है कि देखिए, आप जो कह रहे हैं कांग्रेस का जो वोट है वो तेलंगाना बहुत बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन जो मतदाताओं का प्रतिशत अभी अजय जी ने भी बताया और जो मैं एक दो बार गया हूं वहां पे, तो जो रूरल मत है या कस्बाई मत जो है, अभी भी वहां उसके दिलो दिमाग पर पंजा निशान अभी भी छाया हुआ है। अभी 2 चुनाव भले ही बीआरएस के आ गए, लेकिन वो पंजे को नहीं भूल पाए हैं। और पंजे को नहीं भूल पाने का बहुत बड़ा कारण वो इंदिरा गांधी का असर अभी तक, जो मैं पिछले चुनाव की बात कर रहा हूं, इस चुनाव में तो मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन पिछले चुनाव में मैंने स्पेशली सवाल वहां के ग्रामीण इलाकों में पूछा था और तब ये मुझे आभास हुआ कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी गांधी परिवार की प्रतिष्ठा कायम है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ही अर्बन इलाकों पर ज्यादा फोकस रहती है, जोर देती है। तो जो कमजोर दलित या जो ट्राइबल हैं या जो बहुत ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, अभी भी उनके मन में कांग्रेस को लेकर सम्मान है। तो जो एक बीज कांग्रेस तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में सोया हुआ है, डॉर्मेंसी पीरियड में है, उसको मुझे लगता है कांग्रेस ने अंकुरित करने का प्रयास किया है अपने इस बार के आक्रामक अभियान ग्रामीण इलाकों में करके। अर्बन इलाकों में उसको पता है कि लिटरेसी परसेंट है, तो उसको जहां जाना है वो वहीं जाना है। उसको बीजेपी में जाना है, कांग्रेस में जाना है या बीआरएस में जाना है, वो जहां जाना है जाएगा। लेकिन ग्रामीण इलाकों में वो अपना असर जो सोया हुआ है, जो बीज है, वो जिंदा करेगी। जी मैं राजेश जी, मैं एक छोटा सवाल आपसे और उसी से, एक संभावना लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा तो केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इसको रूल आउट लोग नहीं एक अजय से हिला रहा है कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन इसके सिवा चारा क्या रहेगा? नहीं, मुझे भी ये लगता है कि ये शायद संभव नहीं होगा। ऐसी सूरत में फिर वो सीटों की संख्या देखी जाएगी और मुझे लगता है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच में एक दूसरे को के यहाँ मतलब पोचिंग करने की आदत बढ़ जाएगी, शिकार बढ़ सकता है, ये तो हो सकता है। लेकिन ये नहीं लगता कि ओवैसी साहब की मदद लेके वो काम करें। और माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता, अजय जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, कि ओवैसी को इतना निर्णायक सीटें मिलेंगी कि वो सरकार बना सके। ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल